नमस्कार। चलिए, आज हम भारत के संविधान में हुए कुछ सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी बदलावों को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश की वो कहानी है जो वक्त के साथ साथ बदली है, बेहतर हुई है। तो आइए, इस कहानी के कुछ सबसे अहम पन्नों को पलटते हैं। अच्छा, एक सवाल है। वोट डालने की उम्र, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी और हमारे गांवों में चलने वाली पंचायतें, इन सब में भला क्या कॉमन हो सकता है? ये सारी चीजें हमारे रोज की जिंदगी से जुड़ी हैं, पर इन्हें आपस में कौन सी एक चीज जोड़ती है? जवाब है हमारे संविधान में हुए बदलाव, जिन्हें हम संशोधन या अमेंडमेंट्स कहते हैं। जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ साथ आगे बढ़ता है और जरूरत पड़ने पर बदलता भी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर हमारे संविधान को ऐसा क्यों बनाया गया कि उसे बदला जा सके। क्यों इसे शुरुआत से ही इतना फ्लेक्सिबल रखा गया। देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और ठीक एक साल बाद ही 1951 में इसमें पहला बदलाव करना पड़ गया। उस वक्त नेहरू जी की सरकार थी और वो जमींदारी हटाने जैसे बड़े भूमि सुधार लाना चाहती थी, पर कुछ कानूनी अड़चनें आ रही थीं। तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए पहला संशोधन किया गया और इसने ये तय कर दिया कि हमारा संविधान वक्त की जरूरतों के हिसाब से चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन बदलावों को देखते हैं जिन्होंने सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के काम करने का तरीका ही बदल दिया। सोचिए जरा, दशकों तक भारत में वोट देने की कम से कम उम्र 21 साल हुआ करती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि देश के लाखों नौजवान जो 18, 19, 20 साल के थे, वो अपनी सरकार नहीं चुन सकते थे। और फिर आया साल 1989 और 61वां संशोधन। इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। रातों रात करोड़ों युवा भारतीय वोट देने के हकदार बन गए। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, लोकतंत्र को स्थिर बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया 1985 में। ये था 52वां संशोधन, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। उस जमाने में आया राम गया राम वाली राजनीति बहुत होती थी, जहां नेता फटाफट पार्टियां बदल लेते थे। इस कानून ने उस पर रोक लगाने की कोशिश की ताकि सरकारें स्थिर रहें। अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने पावर को दिल्ली से निकालकर सीधे आम आदमी के हाथों तक पहुंचाया। साल 1992 में तो जैसे एक क्रांति ही आ गई। 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी सत्ता असल में गांवों तक पहुंची। और फिर 74वें संशोधन ने यही काम शहरों में नगर पालिकाओं के लिए किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी। नागरिकों को ताकत देने की अगली कहानी शिक्षा से जुड़ी हुई है। ये कहानी है कि कैसे शिक्षा सिर्फ एक सलाह से बढ़कर हर बच्चे का एक पक्का अधिकार बन गई। साल 2002 में 86वां संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। देखिए, पहले ये सरकार के लिए एक लक्ष्य था, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, पर इस बदलाव के बाद 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बन गई। अब ये कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक हक था। अब हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक बहुत ही नाटकीय और आप कह सकते हैं विवादास्पद दौर में जा रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसे मिनी संविधान का युग भी कहा जाता है। तो हुआ ये कि 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब 42वां संशोधन लाया गया। इसमें इतने ज्यादा और इतने बड़े बदलाव किए गए कि लोग इसे मिनी संविधान ही कहने लगे। फिर जब इमरजेंसी हटी और नई सरकार आई, तो उसने 1978 में 44वां संशोधन पास किया, जिसका मकसद 42वें संशोधन के असर को कम करना और शक्तियों का संतुलन वापस लाना था। तो इन दोनों में एक तरह की खींचतान थी। 42वें संशोधन ने प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े, सरकार की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं 44वें संशोधन ने अदालतों की आज़ादी को फिर से मजबूत किया। और हाँ, इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कैसे हमारे संविधान ने देश में हो रहे आर्थिक बदलावों को न सिर्फ दर्शाया, बल्कि उन्हें एक दिशा भी दी। देखिए, संविधान ने हमेशा देश की आर्थिक और सामाजिक हकीकत को समझा है,
जैसे 1971 में पुराने राजे महाराजाओं को मिलने वाले सरकारी भत्ते बंद कर दिए गए। फिर 2017 में जीएसटी आया, जिसने एक देश एक टैक्स की तरफ देश को बढ़ाया। और हाल के सालों में चाहे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो या फिर राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार लौटाना हो, ये सब दिखाता है कि संविधान लगातार समाज की नई ज़रूरतों के साथ खुद को ढाल रहा है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, हमारे संविधान की कहानी रुकने वाली कहानी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक ऐसा संवाद है जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, संविधान कोई जड़ चीज नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। दूसरी बात, इसमें हुए बदलाव भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सफर का आईना है। तीसरी बात, इन बदलावों ने वोट देने के अधिकार से लेकर गांव की पंचायत तक हर चीज को एक नई शक्ल दी है। और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव का सफर आज भी जारी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हमारा देश लगातार बदल रहा है, तो हमारे संविधान की इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।